नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिरुद्ध कुमार एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, अमरोहा ज़िले की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम प्रिया था, वो प्रिया पढ़ने में बहुत तेज़ थी और उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए थे। उसका बस सिर्फ़ और सिर्फ बचपन से एक ही सपना था कि वो यूपीएससी परीक्षा पास करके आईएएस बनना चाहती थी और इसी उद्देश्य को वो अपने बार बार घर में बताया करती थी। लेकिन जिस तरीके से आप जानते हो कि गांव में जो लड़कियां होती हैं उनका जो बैकग्राउंड होता है वो मध्यम वर्गीय बैकग्राउंड होता है और उस मध्यम वर्गीय बैकग्राउंड में जो माता पिता होते हैं उनका ये सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी कर दें। क्योंकि यूपीएससी परीक्षा पास करना कोई साधारण काम नहीं है। लाखों लोग इसकी तैयारी करते हैं, लाखों लोग इसकी परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सफलता मात्र बहुत ही थोड़े लोगों को मिलती है। तो इस वजह से गांव का जो लोग होते हैं उनकी बेटी यदि पढ़ना भी चाहे तो ये ऐसा सोचते हैं कि इसकी शादी कर दी जाए, इसके बाद ये जो करना चाहे कर सकती है। तो ऐसा उसके माता पिता भी सोचते थे। उसने अपने माता पिता को बहुत बार समझाने का प्रयास किया कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हूँ और सिविल सर्विस पास करके ही मैं अपनी शादी करूँगी। लेकिन गांव और घर वालों के भारी दबाव के चलते उसकी ये बात एक भी न चली और उसके माता पिता ने एक लड़का देख करके उसकी शादी कर दी। दोस्तों, उसके माता पिता ने जहाँ पर उसकी शादी करी थी वो लड़का, उसका नाम प्रेम था और वो प्रेम जिलाधिकारी का एक कार्यालय था। उस जिलाधिकारी के कार्यालय में लिपिक का काम करता था, अर्थात बाबू की नौकरी करता था। दोस्तों, उस लड़की की शादी उसके साथ हो गई, लेकिन उसने अपना सपना नहीं छोड़ा। उसने इस बारे में अपने पति को बताया कि मैं यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करना चाहती हूँ और मैं इसमें पास होकर के अपने देश और अपने समाज और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहती हूँ। उसका पति उसकी बात को समझता था, लेकिन दोस्तों जहाँ पर उसकी शादी हुई थी उसका पति सरकारी जॉब में था और उसके माता पिता उससे ये कहा करते थे कि तुम तो घर का काम करो, तुम्हें ये सब पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत नहीं है, और उसको व्यंग देते थे कि हाँ, पढ़ लिख करके तुम कलेक्टर तो बनोगी ही। दोस्तों, ये बात उसके मन में घर कर जाती, लेकिन वो अब क्या करे, नई डबेली बहू और उसके ऊपर इतना भारी दबाव। उसने कई बार अपने पति को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके सास ससुर के सामने उसके पति की भी नहीं चलती थी। उसकी सास और उसके ससुर उसे पढ़ाई लिखाई के लिए मना करते थे, उसे बाहर जाने के लिए मना करते थे और उसका पति भी अपने माता पिता के सामने अपने माँ उससे कुछ भी नहीं कह पाता था। जैसा उसके माता पिता कहते थे वो भी हाँ में हाँ मिलाता था। वो भी मजबूर था कि आखिर हम किसका पक्ष लें। यदि पत्नी का पक्ष लेता है तो उसे माता पिता से दिक्कत होगी, समाज से दिक्कत होगी, और अगर माता पिता का पक्ष लेता है तो ऐसे में उसकी पत्नी से दूरियां बढ़ती चली जा रही थी। उसने बहुत बार समझाने का प्रयास किया अपने माता पिता को, लेकिन उसके माता पिता नहीं माने और उस बहू को पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं थे। दोस्तों, जब इस तरीके से वो प्रताड़ित हो गई, उसका सपना उस पर हावी था और उसको समाज और दुनिया की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो उसको सिर्फ परवाह थी सिर्फ और सिर्फ उसको यूपीएससी क्लियर करना था। दोस्तों, एक बात सच है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। ऐसा ही उस लड़की के साथ हुआ। उसके मन में दिल और जान और हर एक जगह सिर्फ एक ही नाम था कि मुझे आईएएस परीक्षा पास करनी है। तो दोस्तों, जब उसका सपना ये था तो उसको पूरी दुनिया, पूरी कायनात उसको आईएएस परीक्षा में मिलाने में लग गई और उस स्त्री ने और उस महिला ने, जिसका नाम हमने आपको प्रिया बताया था, घर से तंग आकर के अपने मायके चली गई और मायके जाने के बाद अपने पति को तलाक दे दिया। दोस्तों, मायके वालों ने भी उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। बोले नहीं, मैंने तो तुम्हारी शादी की, इतना पैसा खर्चा किया, अब तुम यहाँ घर पर रहोगी, लोग क्या कहेंगे। तो ऐसा कहकर के उसको घर से जाना पड़ा और वो अपना छोटी मोटी जॉब भी करने लगी और अपने कैरियर पे ध्यान देने लगी। दोस्तों, उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि कैसे भी करके मैं आईएएस बन जाऊं, और उसने इसके लिए बहुत अधिक प्रयास किया, दिन रात मेहनत करी और एक दिन वो आ गया जिस दिन उसने आईएएस की परीक्षा पास कर ली और उसे जिलाधिकारी का पद प्राप्त हो गया। दोस्तों, वो अपने सारे गमों को भूल गई। उसके जो मायके वाले थे वो भी भूल गए, वो भी अब अपनी बेटी को फ़ोन करने लगे। उसके ससुराल पक्ष के थे, उनको भी बड़ा बुरा लगा कि मैंने अपनी बहू के साथ ऐसा किया, लेकिन अब समय को कौन टाल सकता है। दोस्तों, इस तरीके से उसकी पोस्टिंग, वो जो डीएम बनी, उसकी पोस्टिंग उसी ज़िले में हो गई जिस ज़िले में उसके पति लिपिक का काम करते थे। और एक दिन वो अपने गाड़ी में सवार होकर के अपना पद लेने के लिए वहाँ पर पहुँची, ज्वाइनिंग करने के लिए वहाँ पर पहुँची, तो वहाँ के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी थे सभी लाइन लगाए खड़े थे। सबने उस डीएम को अपना अपना गुलदस्ता सौंपा और आभार प्रकट किया कि आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन लास्ट की लाइन में जो व्यक्ति, जो उसका पति था, जो उसका भूतपूर्व पति था, वो भी खड़ा था। दोस्तों, उसने उससे भी गुलदस्ता लिया, लेकिन उसका सिर झुका हुआ था, वो आँखों से आँखें नहीं मिला पा रहा था।
इसके बाद उस ऑफिस के जो बड़े बाबू थे उन्होंने एक एक करके सबका परिचय करवाया, और जब उसके पति की बात आई तो कलेक्टर ने कहा कि भाई इनका परिचय ये स्वयं देंगे। तो उसने कहा कि मेरा नाम प्रेम है और मैं इस कार्यालय में लिपिक का काम करता हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो उस सभा को छोड़ कर के बाहर चला गया। उसका ये व्यवहार देख कर के जो वहाँ के बड़े बाबू थे उनको बड़ा अटपटा लगा कि अरे ये हमारा लिपिक कर्मचारी, नई डीएम साहिबा आई, इन्होंने उनका परिचय पूछा और इस भरी सभा को छोड़ कर के बीच में ही चला गया। किसी भी अधिकारी के सामने इस तरीके का जो व्यवहार करना है वो शोभनीय नहीं है, इसके लिए आप पर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन बड़े बाबू ने उस समय उससे कुछ भी नहीं कहा। दोस्तों, दूसरे दिन पता चला कि वो लिपिक है वो आया ही नहीं है, और ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया, लेकिन वो लिपिक उस ऑफिस में नहीं आया। डीएम साहिबा लगभग सबको जान चुकी थी। बीच बीच में जो लिपिक महोदय थे 1 महीने में उन्होंने बहुत बार छुट्टियां ले लीं। कभी कभी वो आते, अपना काम कराते, और जो अपने कर्मचारी हैं उनसे कह देते कि जाइए मैडम से साइन करा लाइए, और वो उस मैडम के ऑफिस में ही नहीं जाते। तो ऐसा करते करते एक दिन मैडम साहिबा ने बड़े बाबू को बुलाया और पूछा कि ये जो प्रेम है इनके बारे में बताइए। तो उन्होंने बताया कि ये जब से आए हैं इनको 2 साल हो गया, ना इनकी किसी से दोस्ती है और ना ही इनका किसी से बैर है, ये गुमसुम से रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये फाइल साइन कराने क्यों नहीं आते, जब इनका मन होता छुट्टी लेकर के चले जाते हैं, इनको कल तुरंत बुलाइए। इसके बाद बड़े बाबू ने कहा कि आपको डीएम साहिबा बुला रही हैं, और प्रेम उस डीएम साहिबा के सामने जाते हैं, पेश होते हैं, सिर नीचे किए होते हैं। उसने उनको कहा कि आपका ये घर नहीं है, ये सरकारी ऑफिस है, और इस सरकारी ऑफिस में यदि आपको छुट्टी चाहिए तो आप छुट्टी ले लीजिए, आप हमें सूचित करिए। आप घर मत बनाइए कि जब आपका मन हुआ तो आप घर में रह गए और जब आपका मन हुआ तो आप ऑफिस चले आए। तो जब उसने ऐसा कहा तो उस प्रेम ने कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि मैं सरकार की नौकरी करता हूँ, और मैं आपकी नौकरी, मैं किसी अधिकारी की नौकरी नहीं करता हूँ, मैं सरकार की नौकरी करता हूँ, और मेरी छुट्टियाँ थी, इस वजह से मैंने छुट्टियाँ ले ली, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ऐसा कह करके वो ऑफिस से बाहर निकल गए। और डीएम ने देखा कि ये जो है बड़े गुस्से में है, तो ऐसा कहने पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो चाहती तो उस पर कार्रवाई भी कर सकती थी, लेकिन उसने मामले की गंभीरता को समझते हुए उस पर किसी भी कार्रवाई को करने से मना कर दिया। दोस्तों, थोड़े दिन बाद क्या होता है, एक दिन मंत्री जी का वहाँ पर दौरा था। मंत्री जी की दौरे के पहले एक घटना घटी। वहाँ पर एक कर्मचारी थे, वहाँ पर एक अधिकारी थे जो डीएम से नीचे पद पर काम करते थे, और कहीं पर भी कोई भी टेंडर पास होना करता था तो वो टेंडर उन्हीं की कुर्सी से होकर के जाता था, और वो उस टेंडर में बड़ा भारी कमीशन पाते थे और अपने ऊपर तक के अधिकारियों को भेजते थे। जब डीएम साहिबा को इस बारे में पता चला कि यहाँ पर एक जो अधिकारी है वो इस तरीके की एक्टिविटी में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो उन्होंने उनके टेंडरों पर रोक लगा दी। अच्छा, वो पुराने अधिकारी थे, उन्होंने जब उन पर रोक लगा दी तो उन्होंने उस ऑफिस में उनको भला बुरा कहना शुरू कर दिया, डीएम साहब को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तो उनके जो भूतपूर्व पति थे जिनका नाम प्रेम था, वो थोड़ी देर तक तो सुनते रहे, और जब थोड़ी देर तक सुनने के बाद उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो जाकर के उससे लड़ गए और बोले आप डीएम साहिबा के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हो। दोस्तों, जब झगड़ा बढ़ा तो ऐसा सुन करके जो डीएम थी वो भी अपने केबिन से बाहर आई, और उसने जैसे ही देखा तो सब लड़ाई शांत हो गई थी। इसके बाद वो फिर अपनी केबिन में चली गई। उसने बड़े बाबू को बुला करके पूछा कि क्या माजरा है, क्यों झगड़ा हो रहा था। उन्होंने बताया कि मैडम इस तरीके की बातचीत हो रही थी, तो प्रेम बाबू आकर के लड़ने लगे। उसने प्रेम बाबू को फिर से अपने ऑफिस में बुलाया, कहा कि आपको झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी। उसने कहा कि वो आपके बारे में गलत कह रहा था तो मैंने उससे झगड़ा कर लिया। उसने कहा मेरे बारे में गलत कहने पर आपको झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी, क्या उसने आपके बारे में गलत कहा, उसने मेरे बारे में गलत कहा तो मैं उस पर दंडात्मक कार्रवाई करूँगी, आप मेरी तरफ से उससे क्यों बहस और लड़ते हैं। ऐसा कह करके उसको हड़काया और उसको अपने केबिन में वापस भेज दिया। दोस्तों, कुछ दिन बाद कैबिनेट मंत्री का दौरा था। उस कैबिनेट मंत्री के दौरे में उसने अपने बड़े बाबू को समझाया कि सारी तैयारियां मजबूत रखिए, कैबिनेट मंत्री आने वाले हैं, किसी भी तरीके की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। ऐसा कह करके उसने सभी अपने स्टाफ को निर्देशित कर दिया कि उस दिन आप सभी लोग टाइम से आएंगे और टाइम से जाएंगे, किसी भी तरीके की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। दोस्तों, कैबिनेट मंत्री का दौरा था, सभी कर्मचारी आ चुके थे, लेकिन उस लिपिक थे जो जिनका नाम प्रेम बाबू था वो अभी तक नहीं आए थे, और काफ़ी देर हो गई, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। तो उन्होंने किसी से पूछा कि भाई क्या हो गया, तो तभी सूचना पता चली कि वो जो प्रेम बाबू थे उन पर किन्हीं अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया, और वो इस समय आईसीयू में भर्ती है पास के ही हॉस्पिटल में। जब उस डीएम साहिबा ने ऐसा सुना तो उसने अपने बड़े बाबू से कहा कि आप व्यवस्था देखिए, मैं अभी होकर के आती हूँ। तो उस बड़े बाबू ने कहा कि आप मत जाइए, मैं आप अपनी तरफ से कोई कर्मचारी या किसी अधिकारी को भेज देता हूँ, आपका रहना कैबिनेट मंत्री के होने पर बहुत ज़रूरी है। अगर आप जाएंगी तो कैबिनेट मंत्री नाराज़ हो जाएंगे और सारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी।
लेकिन इतना कहने पर भी वो डीएम साहिबा नहीं मानी। उसने तुरंत अपना बैग उठाया, अपनी कार में बैठी, अपने सुरक्षा गार्ड्स लिए और अस्पताल की तरफ भागी। उस डीएम महिला को अस्पताल की तरफ भागते हुए देखकर, अस्पताल में अंदर भागते हुए देखकर डॉक्टर जितने भी थे वो सब सकते में आ गए और मैडम के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उसने जाकर के उसको देखा तो वो आईसीयू में भर्ती थे। उन्होंने उस डीएम साहिबा ने प्रेम के बारे में आसपास के डॉक्टरों से हालचाल जाना और पता लगाया कि आखिरकार इनकी क्या स्थिति है। तो उन्होंने बताया कि इनके थोड़ा जख्म ज़्यादा हैं, इन पर 4 लोगों ने हमला कर दिया। ऐसा करने के बाद उनको, डॉक्टरों को निर्देश देने के बाद डीएम साहिबा अपने ऑफिस में आई। तब तक कैबिनेट मंत्री जा चुके थे, उनसे नाराज़ हो चुके थे। तो दोस्तों इसके बाद वो डीएम साहिबा इसके बाद फिर कभी उस अस्पताल में नहीं गई, बल्कि बड़े बाबू से उनको भेजकर हाल चाल पूछ लिया करती थी और कैसे है क्या है। बड़े बाबू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये मैडम है, ये मैडम इस व्यक्ति से इतना क्यों लगाव रखती हैं। इसके एक्सीडेंट होने पर ये पर्सनली उसे देखने के लिए गई, लेकिन उसने कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। वो सिर्फ उनकी एक्टिविटी, उनकी गतिविधि को देखता रहा और कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति की अस्पताल से छुट्टी हो गई और वो जाकर के अपने घर पहुंच गया। मैडम साहिबा को पता चला कि उनकी छुट्टी हो गई है और वो इस समय अपने घर में है। तो उन्होंने छुट्टी वाले दिन, एक दिन छुट्टी थी, उन्होंने अपनी गाड़ी ली, उन्होंने अपने सुरक्षा गार्ड्स लिए और लेकर के उस व्यक्ति के घर पहुंची। तो देखा कि वो व्यक्ति अकेला खटिए पर लेटा हुआ था, पास में कुर्सी रखी थी, दवाइयाँ रखी थी और वो व्यक्ति उन दवाइयों को लेने में भी सक्षम नहीं था। वो कलेक्टर साहिबा थोड़ी देर वहाँ बैठती है और चारों तरफ नज़र घुमाती है। थोड़ी देर का साइलेंस होता है। इसके बाद पूछती है कि और तुम्हारे परिवार के लोग, बीवी बच्चे कहाँ हैं, और इस तरीके का घर में ये जो तुम्हारा कमरा है बड़ा अव्यवस्थित दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा कि मैंने अभी तक कोई शादी नहीं की है। तो उसने कहा कि तुमने अभी तक क्यों कोई शादी नहीं की है? उसने कहा कि नहीं आपने भी तो अभी तक कोई शादी नहीं की है। तो उसने कहा भले ही हम लोगों के बीच दूरियां हैं, लेकिन हम लोगों के मन आज भी एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। थोड़ी देर तक कलेक्टर बैठी रही और उसने उससे कहा कि देखिए मैंने अपना सपना पूरा किया, लेकिन इस सपने में आपने हमारा साथ नहीं दिया और आज हम लोग कितने दूर हो गए। उसने कहा कि मैं आपकी पढ़ाई के विरुद्ध कभी था ही नहीं, लेकिन मैं क्या करता, मैं अपने घर वालों की वजह से मजबूर था और मैं उस समय कुछ कह ना पाया और मैंने तुमसे तलाक ले लिया। और इसके बाद मेरे पिताजी ने मुझसे कहा भी था कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने उनसे शादी करने के लिए मना कर दिया क्योंकि मेरा मन तुमसे लग चुका था और मैंने कहा कि नहीं अब मैं अपना जीवन अकेले ही काट दूँगा। दोस्तों इस तरीके की कुछ देर बातें होती हैं और बाद में वो लोग ये कहते हैं कि शायद हमारे जो फैसले थे वो सही थे, क्योंकि अगर हम लोग ये फैसले नहीं लेते तो शायद आज मैं इस तरह जिलाधिकारी ना होती। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जीवन में कभी विपत्ति आती है तो उस विपत्ति का डट कर के सामना कीजिए। परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल हो, कितनी भी, लेकिन वो प्रतिकूल परिस्थितियाँ आपको मजबूत करने के लिए आई हैं। वो प्रतिकूल परिस्थितियाँ आपको कुछ सिखाना चाहती हैं और जब आपको वो प्रतिकूल परिस्थितियाँ कुछ सिखा देंगी तो आप निखर करके हीरा बनोगे। और उन दोनों में आपस में उस दिन बात हुई, सामंजस्य बैठा, दोनों ने एक दूसरे की गलती को स्वीकारा और इसके बाद दोनों एक दूसरे को देख करके रोने लगे और उन्होंने निर्णय किया कि अब जो हुआ सो हुआ, अब हम लोग मिल कर के रहेंगे, साथ में रहेंगे और घर को घर बनाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मेरा कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि आपके परिवार में इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, तो इन तरीके की घटनाओं को किस तरीके से हैंडल करता ये कहानियाँ हमें सिखा जाती हैं। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप इस कहानी में अपने विचार हमें ज़रूर दें। नमस्कार।